नमस्कार। आज हम बात करेंगे निगमन के क्या लाभ हैं और निगमन का सृजन किस प्रकार होता है, उसका निर्वापन यानी बेनिफिट्स ऑफ कॉरपोरेशन, क्रिएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉरपोरेशन। निगमों का सृजन और निर्वापन यानी क्रिएशन एंड एक्सटिंक्शन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, बल्कि इसे विधि द्वारा विनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार निगमित निकायों का अस्तित्व और उनका निर्वापन विधि की इच्छा पर निर्भर करता है। निगमों की स्थापना राजलेख यानी चार्टर के द्वारा, कानून के द्वारा, पुरातन पीढ़ियों के द्वारा, जो पुरातन रूढ़ियाँ चलती आ रही हैं उनके द्वारा या सदस्यों की आपसी करार द्वारा होती है, और इसका अस्तित्व जो होता है वो अनिश्चित काल तक बना रहता है। निगम को यानी कॉरपोरेशन को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका निर्वापन विघटन डिसोल्यूशन द्वारा होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब एकल निगम है उसमें एक लोक पदधारी जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु के बाद जब तक दूसरा उसका उत्तराधिकारी पद संभाल नहीं लेता, वो जो बीच का पीरियड होता है उस वक्त निगमन की क्या स्थिति होती है। तो सामंड के अनुसार जो एकल निगम है उसमें एक लोक पदधारी की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति उस पद को संभाले, उस मध्यावधि में निगम का निर्वापन नहीं होता, बल्कि निगम निलंबित रहता है, यानी निगम का विनिष्टीकरण नहीं होता है। निगम का अस्तित्व अनिश्चित काल के लिए बना रहता है और उस पर्टिकुलर परिधि अवधि में निगम का सस्पेंशन हो जाता है। विधि के लिए ऐसे निकायों के अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या करना, उनका निर्धारण करना बहुत कठिन होता है जिनकी सदस्य संख्या स्थिर न हो। इसका कारण है कि निगमित निकायों में रेगुलर इंटरवल पर कुछ लोग उसकी सदस्यता छोड़ते रहते हैं और कुछ नए लोग उसकी सदस्यता ग्रहण करते रहते हैं। तो ऐसी दशा में यूनिटी ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य की एकता और संस्था की स्थिरता यानी उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे इंस्टीट्यूशन की, उसके लिए निगम के सारे सदस्यों को सामूहिक रूप से विधि में एक निकाय या विधिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी गई है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि विधि के अंतर्गत प्रत्येक सामूहिक निकाय को विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। विधिक व्यक्तित्व के सृजन के लिए दो प्रमुख बातों का होना बहुत आवश्यक है। पहला यह है कि वो मनुष्य का ऐसा समूह हो जो किसी सामान्य हित के संवर्धन के लिए गठित किया गया हो, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका सामान्य हित हो और उस हित की वृद्धि के लिए आपस में जुड़े हो। और दूसरा, इसका अस्तित्व सुसंगठित निकाय यानी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के रूप में होना चाहिए, वो असंगठित नहीं होना चाहिए। तो दो प्रमुख तत्व ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका उद्देश्य सामान्य हो, जिनका उद्देश्य समान हो और उनके सामान्य हित में वृद्धि के लिए वो आपस में जुड़े हुए हो, उस निकाय का गठन किया गया हो। और दूसरा, वो एक सुसंगठित निकाय होना आवश्यक है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सालोमन बनाम सालोमन के अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि कंपनी का निगमन होते ही उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त हो जाता है और वह एक संस्थागत निकाय का रूप धारण कर लेती है। सालोमन कंपनी के बारे में न्यायालय का कथन था कि यद्यपि यह एक सदस्य वाली कंपनी थी, लेकिन उसने निगमन संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली थी। इस कारण उसका दायित्व भी
सदस्य का दायित्व न होकर कंपनी का स्वयं का दायित्व था। एक पूरा ई व्याख्यान हम इस बात पर केंद्रित करेंगे कि सॉलोमन बनाम सॉलोमन का वाद क्या था और निगमन का पर्दा हटाना क्या है, कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री कानिया ने प्राग टूल्स कॉरपोरेशन बनाम इमैनुअल के वाद में सॉलोमन के निर्णय का उल्लेख करते हुए अभिकथन किया कि निगमित कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उसके सभी शेयर्स भले ही वास्तव में एक सदस्य द्वारा ही नियंत्रित हों, विधि की नज़रों में कंपनी का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होने के कारण इस बात पर विचार किया जाना व्यर्थ होगा कि कंपनी के सभी निदेशक एक ही परिवार के सदस्य थे या वास्तव में वह एक सदस्य ही कंपनी थी। मैटलैंड का कथन है कि निगमन की प्रकृति क्या है, उस बारे में मैटलैंड ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि निगम जो है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, काल्पनिक व्यक्ति है, जो न दौड़ने की क्षमता रखता है, न बीमार होने की, न विवाह की। वह तो व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होकर सामूहिक रूप ग्रहण कर लेता है। निगम की इच्छा उसके सदस्यों की व्यक्तिगत इच्छा से भिन्न होती है और इसी प्रकार निगम द्वारा लिए गए निर्णय जो है उसके सदस्यों के निर्णय नहीं कहे जा सकते। फिर भी ये कहा जा सकता है कि निगम अपने सदस्यों की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करता है। अब निगमन क्यों किया जाए, तो इसके लिए एक नज़र डालते हैं निगमन से जो लाभ हैं उसके बारे में। विधिक व्यक्तियों के समूह को, जो विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं उनके समूह को एक विधिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना अनेक दृष्टियों से लाभपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विधिक व्यक्तित्व प्रदान करने के बाद यानी निगमन के बाद सह स्वामित्व से संबंधित जो कठिनाइयां हैं उसका निवारण हो जाता है। दूसरा, निगमित निकाय के विरुद्ध या उसकी ओर से न्यायालयीन कार्यवाहियों में भी सुविधा होती है, क्योंकि इसके असंख्य सदस्यों को पक्षकार बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी जो निगमित निकाय है या जो कंपनी है वो उसी के नाम से वाद लाया जा सकता है और वो अपने नाम से वाद दायर कर सकती है। सामंड ने निगमन से जो होने वाले लाभ हैं उसके विषय में बताया है। सामंड कहते हैं कि सह स्वामित्व से जो उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां हैं उसके निवारण का जो साधन है वो निगमन ही एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि इसी उद्देश्य को न्यासिता ट्रस्टीशिप के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो न्यास होता है उसकी दशा में संपत्ति उसके वास्तविक स्वामियों में निहित न होकर न्यासियों में निहित होती है, जो अनिश्चित हो सकते हैं, असमर्थ और अपरिमित व्यक्तियों की ओर से, यानी अनेक लोगों की जो जिनकी कोई सीमा नहीं है, गणना नहीं की जा सकती, और जो असमर्थ भी होते हैं उनकी ओर से तथा उनके लिए धारण करते हैं। इस प्रकार सामंड ने निगमन को न्यासित्व का विकसित रूप माना है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि न्यासित्व की तुलना में निगमन के कुछ लाभ हैं। सामंड निगमन को कल्पित न्यासित्व फिक्शियस ट्रस्टीशिप मानते हैं, लेकिन निगमन का विशेष लाभ यह है कि विधि में वह एक ही व्यक्ति है और इसके सर्वमान स्वामित्व के बजाय निगमन का व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। इसके अतिरिक्त न्यासी जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, अतः इनकी मृत्यु के पश्चात उसका स्थान दूसरे न्यासीगण ग्रहण करते हैं, जबकि निगमन द्वारा जो है ऐसे कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण होता है जिसका व्यक्तित्व स्थायी होता है। एकल व्यक्तित्व और स्थायित्व निगमन के दो ऐसे तत्व हैं जो उसे विधि में न्यासित्व की तुलना में उच्चतर स्थान दिलाते हैं।
पामर के अनुसार निगमन होते ही कंपनी का स्वामी स्वयं के नाम से व्यापार करने से विरत हो जाता है और पूरा व्यापार कंपनी के नाम से ही चलता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके दायित्वों का वहन उसके द्वारा जो निगमित कंपनी है वो करती है और कंपनी के कार्यकलापों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन नहीं रहता है, जबकि मुख्य अंशधारी होने के कारण वह कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पाने का हकदार होता है। तो संक्षेप में इसके लाभ देखें तो वो इस प्रकार हैं कि निगमित निकाय जो होता है वो शाश्वत है, अनिश्चित काल तक बना रहता है। अतः इसके किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो प्रत्याहरण कर ले यानी विड्रॉल कर ले तो इससे निकाय के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका अस्तित्व यथावत बना रहता है। दूसरा, निगमित निकाय को कृत्रिम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण विधिक औपचारिकताओं की दृष्टि से उससे समव्यवहार करने में सुविधा रहती है, क्योंकि वह स्वयं के नाम से वाद संस्थित कर सकता है या उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है। तीसरा, निगमित निकायों के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, असीमित न होकर उनके द्वारा अदत्त अंशों अनपेड शेयर्स की राशि तक ही सीमित रहता है। इस कारण उसे पूंजी जुटाने में विशेष कठिनाई नहीं होती है। इसके अलावा निगमित निकाय एक स्वतंत्र वैधानिक व्यक्ति होने के कारण वह अपनी संपत्ति के व्ययन के लिए स्वतंत्र होता है। संपत्ति का डिस्पोजिशन अपनी इच्छानुसार निगम कर सकता है और निगम का सर्वश्रेष्ठ लाभ यह है कि इससे उद्योग और व्यापार के विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि छोटे से छोटे निवेशक भी अपनी पूंजी निगमित निकायों में लगा सकते हैं। वो अंश जो होते हैं, शेयर्स जो होते हैं, उनको खरीदकर अपनी पूंजी निगमित निकायों में लगा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत सहायता मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निगम का अस्तित्व यानी निगम का जो सृजन होता है और उसका निर्वापन प्राकृतिक ना होकर विधि की इच्छा पर निर्भर करता है। कानून द्वारा, चार्टर द्वारा, पुरातन रूढ़ियों द्वारा या सदस्यों की आपसी सहमति के द्वारा उसका सृजन होता है और उसका अस्तित्व अनिश्चित काल के लिए बना रहता है। साथ ही निगमन के अनेक फ़ायदे हैं, इसलिए कंपनियां निगमन को एक बहुत महत्वपूर्ण साधन मानती है अपने व्यापार के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।